हेलो, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी सोने में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ न्यू वैकेंसी जो निकल के आती है एसएससी की तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था एसएसजीडी न्यू वैकेंसी का। फाइनली इंतजार खत्म होता है। एसएससी ने इस रिगार्डिंग नया नोटिस जारी कर दिया गया है और एसएससी का नया नोटिफिकेशन है वो फाइनली जारी कर दिया गया है। तो आज की क्लास में अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं। कंप्लीट जानकारी लेंगे इस क्लास के अंदर, जिसमें अपन एग्ज़ाम क्राइटेरिया, एज लिमिट, इसके साथ ही साथ जो सिलेबस होता है वो क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, मतलब फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस तक की अपन इसमें बात करने वाले स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर जो इसकी फॉर्म अप्लाई डेट है वो कब से है। तो अब आज की तारीख से ही आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। 17 तारीख से, आज की तारीख से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। और जो वैकेंसी है वो एसएसजीडी की तरफ से है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स। इसमें आपको अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलती है, सीएसएफ की, बीएसएफ की, आईएनआई की, एसएसएफ की, इसके साथ ही साथ सीआरपीएफ की वैकेंसी भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो इसमें अलग अलग आर्म्ड पोस्ट होती है, डिफेंस की जॉब होती है, इसमें आपको कांस्टेबल की जॉब दी जाती है। इसके बारे में अपन आगे और बात करने वाले हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी डेट ऑफ सबमिशन, मतलब जब ऑनलाइन फॉर्म कभी स्टार्ट हो रही है। आज की तारीख से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो और 31 अगस्त तक आप फॉर्म इसको भर सकते हो। बात कर लेते हैं इसकी लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट आप 31/8 मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही साथ इसमें आप जो फीस पेमेंट कर सकते हो वो आप 2/9 तक कर सकते हो। कहने का मतलब 2 सितंबर तक आप फॉर्म फीस को पे कर सकते हो। 2 सितंबर तक फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 31 अगस्त है। इसके साथ साथ फीस पे करने की 2 सितंबर रखी गई है। साथ ही साथ अगर आपको ऑफलाइन चालान पे करना है तो आप ऑफलाइन चालान डाउनलोड 4 सितंबर तक कर सकते हो। और उन ऑफलाइन चालान को आप एसबीआई के अंदर, मतलब जो बैंक है उस बैंक के अंदर आप 7 सितंबर तक जमा करवा सकते हो। ये बात होती है ऑफलाइन चालान की। ठीक है, बात कर लेते हैं शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की। तो उन्होंने टू बी इन्फॉर्म लेटर, मतलब बाद में बताएंगे। और बाद में बताने का रीज़न ये भी अभी तक उनकी 2019 की एग्जाम पेंडिंग चल रही है, तो 2021 के बारे में पहले वो क्या बताए। तो ये तो ठीक है बात। फिर बात कर लेते हैं इसके अंदर अपन, इसमें इंपॉर्टेंट बातें की गई है कि मतलब आपका इसमें क्या क्या होगा, पीएचटी होगा, फिर पीएमटी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब कंप्लीट डिटेल दी हुई है जिसके बारे में अपन आगे 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। ये इन्होंने ऊपर डिटेल पहले दे रखी है कि आपको मतलब कंटेंट दे रखा है एक तरह से कि मतलब इस कंटेंट पे आपको, इस पॉइंट पे आपको ये बिंदु मिलने वाला है, इस पॉइंट पे आपको ये मिलने वाला है। तो इसमें इन्होंने एक पूरा कंटेंट बना दिया है ताकि आपको पता लग सके कि इसमें अपन को क्या जानकारी मिलने वाली है। बात कर लेते हैं अपन पे स्केल का। आपको क्या पे मिलेगा, तो आपको लेवल 3 के अकॉर्डिंग 21,700 से लेकर 100 रुपए तक आपको इसमें मिलेगा। मतलब 21,700 से लेकर आपको 69,100 रुपए तक आपको इसमें पे स्केल मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अपन वैकेंसी की। जो मेन फैक्टर है इसके अंदर, वैकेंसी इसमें कितनी आई है इस बार। तो वैकेंसी, टोटल वैकेंसी की अपन बात करें तो 25,271 वैकेंसी इस बार इसके अंदर आई है। 25,271 वैकेंसी जो बढ़ने का पूरा चांस है। वैकेंसी बढ़ेगी इसके अंदर। क्यों बढ़ेगी इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं बीएसएफ। तो बीएसएफ के अंदर अगर अपन टोटल वैकेंसी की बात करें तो 6,483 वैकेंसी रखी गई है। कैटेगरी वाइज अपन बात करें तो एससी में 1,026, एसटी में 603 और ओबीसी में 1,453 वैकेंसी रखी गई है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस में 641 वैकेंसी रखी गई है और यूआर जनरल के अंदर 2,690 वैकेंसी इसके अंदर रखी गई है। बात कर लेते हैं बीएसएफ फीमेल की। तो फीमेल में एससी की बात करें तो 166, एसटी की बात करें तो 110, ओबीसी की बात करें 255, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 113 और यूआर जनरल की बात करें तो 478 वैकेंसी इसमें रखी गई है। टोटल वैकेंसी की अगर बात कर लेते हैं तो 1132 वैकेंसी फीमेल बीएसएफ के लिए रखी गई है। बात कर लेते हैं सीएसएफ की। इसमें अगर अपन मेल कैंडिडेट की बात करें तो एससी की 1133, 786 एसटी की, 1714 ओबीसी की, 760 ईडब्ल्यूएस की और 3217 वैकेंसी यहाँ पे यूआर जनरल की रखी गई है। टोटल वैकेंसी अगर मेल की बात करें तो 7310 इसमें टोटल वैकेंसी मेल की रखी गई है। बात कर लेते हैं सीएसएफ फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 128 आपको एससी के लिए रखी गई है, 86 आपको एसटी के लिए रखी गई है, 193 ओबीसी, 88 ईडब्ल्यूएस और यूआर 359 यूआर जनरल के लिए रखी गई है। टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो 854
वैकेंसी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट सीआईएसएफ के लिए रखी गई है। सीआरपीएफ की अभी इसमें कोई वैकेंसी नहीं दी गई है, तो रीजन ये भी हो सकता है कि सीआईएसएफ की जैसे इनको नोटिफिकेशन जारी करने की जल्दी कहीं ना कहीं थी, क्योंकि उस पर प्रेशर आ रहा था। वैकेंसी ये वैकेंसी जो आनी थी वो मई के अंदर आनी थी, बट डिले होने की वजह से उन्होंने एग्जाम वो डेट था वो पोस्टपोन कर दिया था। इसके बाद उन्होंने दोबारा से भी एग्जाम डेट दी थी कि इस अपने डेट को अपन फॉर्म हम लोग नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, लेकिन उस दिन भी वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाए कोरोना की वजह से। तो कहीं ना कहीं इन पर नोटिफिकेशन जारी करने का कहीं ना कहीं प्रेशर था, तो इस वजह से हो सकता है कई डिपार्टमेंट होते हैं, सीआरपीएफ मान लो या एनआई मान लो, ये डिपार्टमेंट होते हैं, हो सकता है इन्होंने जो अपना जो कैलकुलेट होता है, मतलब कि अपन को इतनी इसमें हमें इस डिपार्टमेंट के अंदर इतनी एम्प्लॉय की जरूरत है, वो ये कैलकुलेट ना कर पाए और ये एसएससी के पास ना भेज पाए हो, अपना जो इनका डिटेल्स होती है वो ना भेज पाए हो। तो इस वजह से उन्होंने अभी तक कोई वैकेंसी इसमें नहीं दी है सीआरपीएफ के अंदर और एनआई के अंदर। तो आने वाले टाइम के अंदर ये जब जैसे डिटेल भेजेंगे तो एसएससी दोबारा से इन वैकेंसी को अपडेट करेंगे। तो कहने का मतलब है वैकेंसी यहाँ पे बढ़ना कम जरूर बढ़ेगी, क्योंकि सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में हमेशा वैकेंसी ज्यादा आती है। सीआरपीएफ के अंदर पिछले साल भी आपने देखा होगा, तो 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो सीआरपीएफ के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी आती। तो वैसा तो है नहीं कि इस साल 0 वैकेंसी रख दें, वैकेंसी तो मतलब डिटेल्स तो ये लोग जरूर देंगे एसएससी की तरफ से। तो आने वाले जब दोबारा से जो अपडेट होगा तो यहाँ पे वैकेंसी बढ़ने का चांस बनता है। तो सीआरपीएफ की तरफ से अभी कोई वैकेंसी नहीं दी गई है। एसएससी की तरफ से टोटल वैकेंसी की बात करें तो 3806 वैकेंसी रखी गई है, 3806 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। और फीमेल के लिए यहाँ पर इसमें कोई वैकेंसी नहीं दी गई है, तो यहाँ पे भी इन्होंने अपडेट देना भूल गए हैं। मतलब अपडेट या दी नहीं होगी या हो सकता है इनको जरूरत ना हो, बट जरूरत तो इस तो नहीं है कि मतलब 0 वैकेंसी आई, कहीं ना कहीं अपडेट दोबारा से करेंगे। आईटीबीपी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 1216 है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 215 वैकेंसी है। और अगर यहाँ पे एआर की बात करें तो 1354 वैकेंसी यहाँ पर 3185 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए टोटल है, और 600 वैकेंसी यहाँ पर फीमेल के लिए टोटल रखी गई है। एनआई की तरफ से भी वैकेंसी कोई नहीं दी गई है। एसएसएफ की तरफ से 194 वैकेंसी टोटल रखी गई है आपकी मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 46 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दिया 2571 फिलहाल वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, तो ये बात होती है वैकेंसीज की, जो कैटेगरी वाइज आपको बांटी गई है फोर्सेस के अकॉर्डिंग की कौन सी फोर्स में कितनी वैकेंसी रखी गई है, और वो भी कैटेगरी वाइज। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपको पता लगेगा कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी रखी गई है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर जो भी डिटेल्स दी हुई है एग्जाम रिलेटेड और एज रिलेटेड बात कर लेते हैं अपन। इसमें एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से लेकर 23 ईयर्स के आप हो सकते हो, मतलब 18 से लेकर 23 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप बढ़ सकते हो, 23 तक बढ़ सकते हो। साथ ही साथ अगर आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो तो 1/8/2021 से की जाएगी। मतलब कहने का मतलब आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो 1 अगस्त से आपकी एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, अगर आपका जन्म 2/6/1998 से 1/8/2003 के बीच में हुआ तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपकी अपर कास्ट है तो आप इसके अंदर आपको जो डिफरेंस मतलब एज रिलेक्शन है वो मिलेगा। SC/ST को 5 ईयर्स का और OBC को 3 ईयर्स का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को भी 3 ईयर्स का यहाँ पर जो एज रिलेक्शन है वो साथ साथ मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर अगर अपन आगे बात कर लेते हैं, फिर ये कंटेंट इसमें डिटेल दी हुई है एक्स सर्विसमैन के लिए, तो ये अपने लिए नहीं है, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया उनके ऊपर अपन बात यहाँ पे करेंगे। इन्होंने एज रिलेटेड चीज़ें दे रखी है सिर्फ। आगे अपन बात कर लेते हैं इसमें प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। मतलब सर्टिफिकेट जो अपन अगर आप SC/ST से हो या OBC से हो तो आपको सर्टिफिकेट किस तरह का चाहिए, तो ये तो आगे की बात है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब की बात है। पहले तो आपको सर्टिफिकेट जरूरत है नहीं, हाँ, लेकिन सर्टिफिकेट आपका बना हुआ लेटेस्ट होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि आपका पहले का सर्टिफिकेट बना हुआ और आप उसको लेके चले जाइए, ये नहीं होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी जो 10th क्लास है आपका मतलब 10th का मैट्रिक पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपका जो 10th आपका जो लर्निंग नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें क्लियरली पास होनी चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, पास होना चाहिए, आपको पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब अभी आपकी मार्कशीट नहीं आई, रिजल्ट नहीं आया और आप फॉर्म अप्लाई कर लो, ऐसा नहीं होगा। इसे आपके लिए पूरा पास होना चाहिए आपके पास। तो ये बात हो गई इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। बात कर लेते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट की। एनसीसी सर्टिफिकेट होता है कॉलेज के अंदर, इसमें भी आपको बोनस दिया जाएगा। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे बोनस के रूप में, बोनस मार्क्स आपको दिए जाएंगे अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो। 5% मतलब 5 नंबर आपको एनसीसी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये एनसीसी सर्टिफिकेट की यहाँ पर बात आती है।
अब इसमें है कि हाउ टू अप्लाई, किसी आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो इसके बारे में अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। तो आप इसमें आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें मैं बता दूंगा कि आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो इसमें आपको एसएससी की वेबसाइट जाकर आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो इसके बारे में आपको आगे नया वीडियो आपको बना के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको बता दूंगा, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसमें बात आती है कि आपकी फोटोग्राफ, ये आपको मस्ट याद रखना है, जरूरी याद मतलब समझना है और याद भी रखना है इस बात को कि आपकी जो फोटोग्राफ है वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। द फोटोग्राफ शुड बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। आपकी जो भी मतलब आप जो फोटो इसमें अपलोड करते हो, उस फोटो पहले बात तो आपकी 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उस फोटो के ऊपर आपकी जो डेट है क्लियरली प्रिंट होनी चाहिए। द डेट and the date on which the photograph has been taken should be clearly printed on the photograph। आपकी जो फोटोग्राफ अपलोड कर रही हो उस फोटो को, इस फोटो के ऊपर आपकी जो जिस दिन का आपने फोटो बनवाई है उस डेट की भी आपको उस पर मेंशन करनी है, किस तारीख को आपने फोटो बनवाई है वो आपको वहाँ पे मेंशन करनी कंपलसरी है, ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बात है, लास्ट डेट मैंने आपको बताया थी 31/8 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आगे अपन इसमें बात कर लेते हैं। इसमें दे रखा है कि आपको जो फॉर्म है वो टाइम टू टाइम कर लेना है, फिल कर लेना है। लास्ट डेट के अंदर वेबसाइट जो होती है मतलब थोड़ी लोड, वेबसाइट को लोड हो जाता है, इस वजह से क्या होता है फॉर्म आप टाइम पे अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो आपको जो फॉर्म है वो पहले ही अप्लाई कर लेना है, लास्ट तारीख का आपको इंतजार नहीं करना है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो आपको 100 रुपये यहाँ पे फ़ी करना है। और SC/ST और जो AWS है और जो लड़की है उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस पे नहीं करनी है, आपके लिए फ्री है। फीस पे आप BMU पे, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, जो भी आपके पास नेट बैंकिंग, SBI चालान कैसे भी आप पे कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। चालान कब तक आप ले सकते हो, चालान को अपलोड है वो 4 तारीख तक आप डाउनलोड कर सकते हो, 7 तारीख तक आप ऑफलाइन चालान को मतलब जमा करा सकते हो बैंक के अंदर। और अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आप दोनों तक ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, ये इसमें डिटेल दी हुई है। अब इसमें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तो आपका जो भी जोन पड़ता है, जो भी रीजन आपका पड़ता है उस अकॉर्डिंग आप अपना सेंटर है वो देख लेना कि आपको कहाँ से यहाँ पे करना है। सेंट्रल रीजन के लिए अलग से दिया हुआ, मतलब सब रीजन के लिए यहाँ पे अलग सेंटर दिया हुआ है कि इस रीजन के अंदर यहाँ पर अपन इनका सेंटर दिया हुआ है। तो आपको जो भी सेंटर आपके नज़दीक पड़ता है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, वो आप यहाँ पर चेक कर लेना। आगे अपन इसमें बात कर लेते हैं फिर शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। पहले इसमें जो PMT PST होगा इसके बारे में तो अपन आगे बात करेंगे। पहले अपन बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आपका एग्जामिनेशन कैसा होगा, 100 क्वेश्चन आपके वहाँ पे दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन कैसे होगा, वन ऑब्जेक्ट टाइप, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्ट टाइप आपका पेपर लिया जाएगा। और जो सब्जेक्ट आएगा जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग, 25 नंबर की रीजनिंग आएगी 25 मार्क्स की। ठीक है, इसमें आएगा जनरल नॉलेज, GK और जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का 25 मार्क्स का। इलेक्ट्रिक मैथमेटिक्स 25 नंबर की 25 मार्क्स की। हिंदी इंग्लिश मतलब आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, अगर आपको इंग्लिश से आपको इंग्लिश के 25 क्वेश्चन करने तो आप इंग्लिश के 25 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको हिंदी के 25 क्वेश्चन करने हैं तो आप हिंदी के 25 क्वेश्चन कर सकते हो। आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा 25 नंबर का। टोटल 90 मिनट का आपका पेपर होगा। कितने मिनट का, 90 मिनट का आपका पेपर होगा। और 25 में इसमें आपको क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन होगी और 100 मार्क्स के होंगे। 90 मिनट आपको यहाँ पे मिलेगी। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश, दोनों मीडियम में आपको मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर। और नेगेटिव मार्क इसमें बिल्कुल रखी गई है, 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, करने वाला 0.25 मार्क्स यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग काटे जाएंगे, आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन इसमें जो फॉर्मूला, हाँ नॉर्मलाइजेशन, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा। इसमें फॉर्मूला है वो कमीशन की नोटिस 1/1/2018 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो स्कोर बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाएगा। तो इस बात को आप याद रखना कि आपका जो पेपर होगा नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर क्या होता है कि जैसे कई पेपरों में अलग अलग शिफ्ट चलती है, जैसे जो एग्जाम चलेगा वो कई दिन चलेगा, कई शिफ्ट में चलेगा। तो क्या होता है कि वो एक इनका एक फैक्टर होता है, एक नॉर्मलाइजेशन का एक इनका फॉर्मूला होता है। उस अकॉर्डिंग उन पेपर को वो क्या कहते हैं मर्ज करते हैं, मर्ज करके जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर घटते बढ़ते हैं। तो उस वहाँ पे एक नए रो मार्क के अलावा नॉर्मलाइजेशन मार्क भी अलग से जारी किए जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग ही नॉर्मलाइजेशन नंबरों के अकॉर्डिंग वहाँ पे कट ऑफ बन के तैयार होती है। आगे इसमें फिर बात कर लेते हैं अपन फीस पेमेंट की, मैंने आपको बता ही दिया। और ठीक है, इसमें हाँ इसमें जो सिलेबस है वो क्या होगा, सिलेबस है रीजनिंग के अंदर सिलेबस दिया हुआ है। तो ये सिलेबस आप रीजनिंग के दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से और जनरल नॉलेज में तो टोटल इसे मान लो सब कुछ ही आ गया।
तो इंडियन हिस्ट्री मान लो, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साथ साथ स्टैटिक मान लो, करंट अफेयर्स मान लो, सारा सब कुछ ही आ गया। मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के अंदर नंबर सिस्टम है, वोल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर है, फंडामेंटल्स, अर्थमेटिकल, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरसेप्ट, प्रॉफिट, मतलब टोटल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। टोटल यहाँ पे सिलेबस आ गया। हिंदी इंग्लिश में तो आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, आप हिंदी में अच्छे हो तो आप हिंदी चूज कर सकते हो। वो आप दोनों पे 25 नंबर आपको इंग्लिश के भी मिलेंगे, 25 आपको हिंदी के भी मिलेंगे, दोनों में से आपको एक चूज करना है वहाँ पर। अब फिजिकल, पीएचटी और पीएमटी के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि वहाँ पर आपको क्या पीएचटी में क्या होगा और पीएमटी के अंदर वहाँ पर आपको क्या होगा। अगर पीएमटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो मेल को 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर दौड़ना होगा और फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट के अंदर यहाँ पे दौड़ना होगा। ये बात होती है रेस के अंदर, ठीक है। और एक इसमें 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट के अंदर भी दौड़ना है और 800 मीटर ये लद्दाख रीजन के लिए है। किसके लिए? फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख के लिए है 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट के अंदर और 800 मीटर यहाँ पर फीमेल के लिए 4 मिनट के अंदर। ओनली लद्दाख रीजन के जो लोग हैं उनके लिए सिर्फ। और फॉर कैंडिडेट मोर देन दूज बिलोंग टू लद्दाख रीजन उनके लिए अलग से दिया हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ जो लद्दाख के अलावा जो लोग हैं जो कैंडिडेट है उनके लिए ये है, ठीक है। ये पीएचटी की होती है। अब बात कर ले पीएचटी की, फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट, वो पीएमटी था, ये पीएचटी की बात कर लेती है। आपको जो हाइट चाहिए वो 170 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। ये हाइट की बात हो गई। और इसमें जो हाइट है, इसमें जो वेट वगैरह है, अब हाइट्स में जो इलेक्शन दिया गया है वो मतलब अगर आप किसी प्रकार से बिलोंग करते हो या ट्राइब जो शेड्यूल्स होती है उनसे बिलोंग करते हो तो आपके लिए वहाँ पर अलग से रेज रिलेक्शन से वो दिया गया है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट बिना फुला 80 सेंटीमीटर चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। कहने मतलब आपको मिनिमम 80 से 85 चाहिए। 80 बिना फुलाई, 85 फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर यहाँ पे फुलाना ही पड़ेगा। उसके अलावा रेज रिलेक्शन अगर आप कोई अपर शेड्यूल से है, ट्राइब शेड्यूल से, तो आपके लिए यहाँ पर अलग से जो छूट दी गई है वो अलग से आपको यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा अगर वेट की बात करें तो वेट आपको हाइट और एज के अकॉर्डिंग मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे मेजर किया जाएगा। तो इस वेट के लिए यहाँ पर कोई अलग से नहीं दिया गया, आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग वहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा आपका वेट। इसके अंदर पहले आपका एग्जाम हो गया, इसके बाद में एग्जाम होने के बाद में आपका पीएमटी होगा, फिर पीएचटी होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या आपकी फाइनल डिटेल होगी, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये चीज़ आपका यहाँ पर कंप्लीट होती है। फिर यहाँ पे डिटेल्स मतलब क्या क्या चीज़ें आपको, पहले आपका एग्जाम होगा, फिर आपका पीएमटी होगा, फिर आपका पीएचटी होगा, फिर उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके यहाँ पर आपका लिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर चलेगी। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए तो आप वो डिटेल्स पढ़ सकते हो। डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा वो आपको यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने ऊपर बताया था एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को 5 नंबर अलग दिया जाएगा, एनसीसी बी सर्टिफिकेट को 3 नंबर अलग से दिया जाएगा और एनसीसी ए सर्टिफिकेट को 2 नंबर अलग से यहाँ पर दिया जाएगा। वो मैंने ऊपर आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पर निकल के आती है। तो और तो कुछ स्पेशलिस्ट के अंदर कुछ दिया हुआ नहीं है, सब ये डिटेल थी सिर्फ जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा भी आप वो क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं ज़रूर आपकी सॉल्व करूँगा। तो आपकी जो भी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हो। मैंने आपको जो भी जानकारी दी है वो आपने अच्छे से समझी होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।